So, hello everyone, and welcome back to this lecture series of biochemistry from the Lineager Biochemistry book. And we were dealing with the first chapter, that is the foundations of biochemistry. And in this chapter, we are at the part 5, that is the evolutionary foundations of biochemistry. And in this part 5 also, we have done part 1 of this evolutionary foundations. And the remaining part we will deal in this video. So starting with the second part of evolutionary foundations of biochemistry, the first cell probably used inorganic fuels. तो जो सबसे पहले जो फर्स्ट सेल्स थे, सबसे पहले जो सेल बने, उन्होंने साइंटिस्ट्स स्पेकुलेट दैट उन्होंने इनऑर्गेनिक फ्यूल्स को यूज़ किया था सबसे पहले. The earlier cells arose in a reducing atmosphere. There was no oxygen and probably obtained energy from inorganic fuels such as ferrous sulfide and ferrous carbonate, both abundant on the early earth. ये कहते हैं कि जो सबसे पहले जो सेल्स अरोज हुए थे, सबसे पहले जो सेल बने थे, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे, उस समय पे ऑक्सीजन की एब्सेंस थी, यानी प्रेजेंट नहीं था ऑक्सीजन, और इसीलिए उन्होंने हो सकता है कि जो एनर्जी है वो इनऑर्गेनिक फ्यूल से ही ली हो. और उस समय पे इनऑर्गेनिक फ्यूल्स की फॉर्म में क्या क्या प्रेजेंट थे? फेरस सल्फाइड और फेरस कार्बोनेट प्रेजेंट थे, जो कि अर्ली अर्थ पे अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट थे. फॉर एग्जांपल द रिएक्शन FeS plus H2S goes to FeH2 plus H2 yields enough energy to drive the synthesis of ATP और similar compounds. तो ये जो रिएक्शन है फेरस सल्फाइड से फेरस कार्बोनेट का, फेरस सल्फाइड से हाइड्रोजन का रिलीज होना, इस रिएक्शन से इनफ एनर्जी रिलीज हो जाती थी जो कि एटीपी की सिंथेसिस कराने के लिए या फिर सिमिलर कंपाउंड्स की सिंथेसिस कराने के लिए सफिशिएंट होती थी. The organic compounds these early cells required may have arisen by the non-biological actions of lightning or of the heat from volcanoes or thermal vents in sea or components of the early atmosphere such as CO, CO2, N2, NH3 और CH4. तो ये जो अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, जो सेल्स को जो सेल को रिक्वायरमेंट रहती है अपने सारे मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, वो हो सकता है कि नॉन बायोलॉजिकल एक्शंस से ही बने हों, जैसे लाइटनिंग की एनर्जी से, या फिर जो वोल्केनोज हैं उनकी हीट से, थर्मल वेंट्स हैं सीज समुद्रों के अंदर, उनमें जो एनर्जी रिलीज होती है, उससे ये सारे बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ हो. या फिर हो सकता है कि अर्ली एटमॉस्फेयर में जो कंपोनेंट थे CO2, N2, NH3, CH4, इन्हीं सबको यूज़ करके और एनर्जी रिक्वायरमेंट जो थी वो ऊपर वाले जो रिएक्शंस हैं लाइटनिंग या फिर वोल्केनो, इनसे पूरी हुई, और इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ. एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज बीन प्रपोज्ड, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस. तो एक हाइपोथेसिस है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हो सकता है कि जो हमारा टेरेस्ट्रियल स्पेस है उससे बाहर से आया हो, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस से आया हो, जो पृथ्वी के बाहर का स्पेस है. Space missions in 2006, the NASA Stardust space probe, and 2014, the European Space Agency lander Philae found particles of comet dust containing the simple amino acid glycine and 20 other organic compounds capable of reacting to form biomolecules. तो ये कुछ स्पेस मिशंस हुए थे, जैसे 2006 में नासा का स्टारडस्ट प्रोब, स्पेस प्रोब नाम से एक स्पेस मिशन था, और 2014 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का फिले नाम से लैंडर था. उन्होंने जो कॉमेट डस्ट है उसमें कुछ पार्टिकल्स की खोज की, यानी एक तो अमाइनो एसिड उनको मिला, ग्लाइसिन, और 20 ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे मिले जो कि रिएक्ट करके बायोमोलिक्यूल्स बना सकते थे, जो कि लाइफ के लिए जरूरी है. Early unicellular organisms gradually acquired the ability to derive energy from compounds in their environment and to use that energy to synthesize more of their own precursor molecules, so thereby becoming less dependent on outside sources. तो
जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, अर्ली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो उस समय प्रेजेंट थे, उन्होंने इन कंपाउंड से एनर्जी एक्वायर करने की एबिलिटी ग्रेजुअली डेवलप कर ली अपने एनवायरनमेंट से, और उस एनर्जी को यूज़ करके वो अपने प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। उसकी एबिलिटी उन्होंने धीरे धीरे डिज़ाइन अपनी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मॉडिफाई कर ली, देयर बाय बिकमिंग लेस डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड सोर्सेज। तो इस तरह से वो जो बाहर के जो सोर्सेज थे मॉलिक्यूल्स से, उस पर वो कम डिपेंडेंट हो पाए। A very significant evolutionary event was the development of pigments capable of capturing the energy of light from the sun, which could be used to reduce or fix CO2 to form more complex organic compounds. तो एक जो बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप इस एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में है वो है पिगमेंट्स का फॉर्मेशन। जो क्लोरोफिल है, क्रोमोफिल्स हैं, जो जितने भी पिगमेंट्स हैं जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर कर सकते थे, सन से जो लाइट एनर्जी आती है, और उसको यूज करके वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकते थे, और उसको यूज करके फिर वो और ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते थे। द ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर दीज फोटोसिंथेटिक प्रिकर्सर्स वाज प्रोबेबली H2S यील्डिंग एलिमेंटल सल्फर और सल्फेट। तो इस समय पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर था, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन तो था नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डोनर या फिर वाटर की भी ऐसे एब्सेंस थी, तो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम किया H2S ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और उससे जो सल्फर या सल्फेट बना वो एज अ बाई प्रोडक्ट निकला। सम हाइड्रोथर्मल वेंट्स इन द सी बॉटम ब्लैक स्मोकर्स emit significant amounts of hydrogen, which is another possible electron donor in the metabolism of earliest organisms. तो कुछ हाइड्रोथर्मल वेंट हैं समुद्र के बॉटम में, जैसे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने ब्लैक स्मोकर्स नाम से। वो उन हाइड्रोथर्मल वेंट से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस अभी भी रिलीज होता है, और वो एक पॉसिबल इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर सकता है अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म में। लेटर सेल्स डेवलप द एंजाइमेटिक कैपेसिटी टू यूज H2O एज द इलेक्ट्रॉन डोनर इन फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एज वेस्ट। फिर बाद में धीरे धीरे कुछ एंजाइम्स डेवलप हुए और उन्होंने H2O को, जो वाटर है, उसको एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर यूज करना शुरू किया फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस में, और इस रिएक्शन से फिर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ एज अ वेस्ट। तो साइनोबैक्टीरिया आर द मॉडर्न डिसेंडेंट्स ऑफ दीज अर्ली फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स। तो आज के टाइम में जो साइनोबैक्टीरिया मिलता है वो उन्हीं अर्ली फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स का डिसेंडेंट माना जाता है। Because the atmosphere of Earth is in the earliest stages of biological evolution was nearly devoid of oxygen, the earliest cells were anaerobic. तो एज वी नो के उस समय पे जो अर्लीस्ट एनवायरनमेंट था अर्थ का, जो एटमॉस्फेयर था, उस समय ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंट था। तो उस समय के जो सेल्स थे या ऑर्गेनिजम्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो सारे के सारे एनएरोबिक थे। अंडर दीज कंडीशंस chemotrophs could oxidize organic compounds to CO2 by passing electrons not to O2 but to acceptors such as SO4. तो उस समय पे जो रिएक्शंस होते थे उनमें जो केमोट्रॉप्स थे वो CO2 को ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स वहाँ पे SO4 जो है एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वर्क करता था। इन दिस केस यील्डिंग H2S एज द प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट क्या बनता था? H2S. With the rise of oxygen producing photosynthetic bacteria, the atmosphere became progressively richer in oxygen, a powerful oxidant with a deadly poison to anaerobes. तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बढ़े, आगे उनका नंबर बढ़ा, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो बढ़ने लगा। और ये ऑक्सीजन क्या है? एक पावरफुल ऑक्सीडेंट है, यानी हाइड्रोजन का एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर, और साथ ही साथ जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये पॉइजन की तरह काम करता है।
Now, responding to the evolutionary pressure of what evolutionary theorist and biologist Lynn Margulis and science writer Dorian Sagan called the oxygen holocaust, some lineages of microorganisms gave rise to aerobes that obtained energy by passing electrons from fuel molecules to oxygen. तो फिर क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस से एक एवोल्यूशनरी प्रेशर वहाँ पे बना उस एनवायरनमेंट में, तो उस समय के जो कुछ कंडीशंस थी उनको डिस्क्राइब करने के लिए एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट बायोलॉजिस्ट लिन मार्गुलिस और डोरियन सैगन कहते हैं कि इसको एज ए ऑक्सीजन होलोकॉस्ट इसको डिस्क्राइब करते हैं। और इसमें सम लिनेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू एरोब्स दैट ऑब्टेन्ड एनर्जी बाय पासिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फ्यूल मॉलिक्यूल्स टू ऑक्सीजन। तो उस समय पर फिर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लिनेजेस पैदा हुई जो कि इलेक्ट्रॉन्स को, जो फ्यूल मॉलिक्यूल्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स को पास करके वो ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर कर सकते थे। बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू ऑक्सीजन रिलीजेस अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, एरोबिक organisms had an energetic advantage over their anaerobic counterparts। अब क्योंकि जब ऑक्सीजन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन की तरफ जाता है तो ग्रेट डील ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उससे जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स थे उनकी एनर्जेटिक एडवांटेज रही एनारोबिक काउंटरपार्ट्स के ऊपर। एंड व्हेन बोथ कम्पीटेड इन द एनवायरनमेंट कंटेनिंग ऑक्सीजन। अब क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन थी तो उसी एनवायरनमेंट में वो दोनों कम्पीट कर रहे थे, तो जो ऑक्सीजन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स थे वो ज़्यादा एडवांटेज था उनके लिए उन कंडीशंस में। दिस एडवांटेज ट्रांसलेटेड इनटू द प्रिडोमिनेंस ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स इन O2 रिच एनवायरनमेंट्स। तो इसी एडवांटेज के चलते जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स थे उनका उस O2 रिच एनवायरनमेंट में उनका प्रिडोमिनेंस रहा, यानी वो ज़्यादा शक्तिशाली बन के उभरे। Now the modern bacteria and archaea inhabits almost every ecological niche in the biosphere, and there are organisms capable of using virtually every type of organic compound as a source of carbon and energy। तो आज के टाइम में जो बैक्टीरिया या आर्किया प्रेजेंट है वो हर तरह के निश में हमें देखने को मिलते हैं बायोस्फीयर के अंदर, और वो हर तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ कार्बन सोर्स यूज करते हैं और एनर्जी और कार्बन सोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स इन बोथ फ्रेश एंड मेरीन वाटर्स ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूज इट टू जनरेट कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल अदर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर में हो या फिर मेरीन वाटर्स में हो, वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स और सेल के लिए अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जरूरत पड़ती है, उन सबका फॉर्मेशन वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सोलर एनर्जी का यूज करके ही करते हैं, विच आर इन टर्न यूज्ड एज फूड बाय अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और फिर उसके बाद इन ऐसे जो फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स हैं इनको अदर ऑर्गेनिजम्स एज अ फूड यूज करते हैं, उनको खा जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन कंटिन्यूज एंड इन रैपिडली रिप्रोड्यूसिंग बैक्टीरियल सेल्स on a time scale and that allows us to witness it in laboratory। तो इस तरह से जो एवोल्यूशन है वो चलता रहा और बहुत जल्दी जो रैपिडली रिप्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं उनमें हम लेबोरेटरी के अंदर भी चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एवोल्यूशनरी चेंजेस को। Now eukaryotic cells evolved from simpler precursors in several stages। तो ये कह रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो सिंपल प्रीकर्सर सेल से कई सारे स्टेजेस में उनका डेवलपमेंट हुआ है, उनका एवोल्यूशन हुआ है। स्टार्टिंग अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो द फॉसिल रिकॉर्ड बिगिंस टू शो एविडेंस ऑफ लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, प्रोबेबली द अर्लीस्ट यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो फॉसिल रिकॉर्ड्स आज अभी मिलते हैं उनसे पता चलता है कि करीब 1.5 बिलियन साल पहले जो कुछ लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले। हो सकता है कि ये अर्लीस्ट यूकैरियोटिक सेल्स रहे हों।
Details of the evolutionary path from non-nucleated to nucleated cells cannot be deduced from the fossil records alone, but morphological and biochemical comparisons of modern organisms have suggested a sequence of events consistent with the fossil evidence. तो केवल फॉसिल के बेस पे एवोल्यूशनरी पाथ को डिड्यूस नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल कंपैरिजंस भी किए जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है और उनके साथ जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं उनके, तो उनसे भी बहुत सारे आइडियाज मिले कि हाँ ये किस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल्स कैसे डेवलप हुए. नाउ 3 मेजर चेंजेस मस्ट हैव अकर्ड. First, as cell acquired more DNA, the mechanism required to fold it compactly into discrete complexes with specific proteins and to divide it equally between daughter cells at cell division became more elaborate. तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो फर्स्ट सेल्स में जैसे डीएनए एक्वायर किया, ज़्यादा डीएनए का अमाउंट बढ़ा, तो फिर इस डीएनए को फोल्ड करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स की हेल्प से और उसको डॉटर सेल्स में जो एक सेल से जो दूसरे नए सेल्स बनते हैं उनमें इक्वली डिवाइड करने के लिए नए नए प्रोटीन और मैकेनिज्म धीरे धीरे एलेबोरेट हुए. स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स वर रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज फोल्डेड डीएनए and to pull the resulting DNA complexes apart during cell division. तो ये कह रहे हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट हुई उस समय पे, जिससे कि जो फोल्डेड डीएनए है उसको स्टेबलाइज करके रख सकें सेल के अंदर, और जब सेल डिवाइड करे तो इक्वल अमाउंट में डीएनए को अलग अलग प्रोटीन एक दूसरे से अलग खींच के इक्वली डिवाइड कर सकें. दिस वॉज द एवोल्यूशन ऑफ द क्रोमोजोम, और इसी तरह से क्रोमोजोम का एवोल्यूशन हुआ. सेकेंड, एज सेल्स बिकेम लार्जर अ सिस्टम ऑफ इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन्स डेवलप्ड इंक्लूडिंग अ डबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग डीएनए. तो कह रहे हैं कि फिर जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ा, सेल बड़े हुए, तो इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन्स का डेवलपमेंट हुआ और उसी के साथ डीएनए के आसपास भी एक डबल मेम्ब्रेन बनी. This membrane segregated the nuclear process of RNA synthesis on a DNA template from the cytoplasmic process of protein synthesis on ribosomes. तो इस तरह से जो डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को आरएनए से जो प्रोटीन बनते हैं वो दोनों प्रोसेस अलग हो गए. This was the evolution of the nucleus, a defining feature of eukaryotes. तो इसी तरह से न्यूक्लियस का एवोल्यूशन हुआ, जो कि यूकैरियोट्स का एक डिफाइनिंग फीचर होता है. यूकैरियोट्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या बात करते हैं कि उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. थर्ड, अर्ली यूकैरियोटिक सेल्स विच वर इनकेपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस और एरोबिक मेटाबॉलिज्म एनवेलप्ड एरोबिक बैक्टीरिया एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया टू फॉर्म एंडोसिम्बियोटिक एसोसिएशंस दैट इवेंचुअली बिकेम परमानेंट. तो ये कह रहे हैं कि जो अर्ली यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे या फिर एरोबिक मेटाबॉलिज्म उनमें देखने को नहीं मिलता था. तो उन्होंने क्या किया, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया, एनवलप कर लिया और एंडोसिम्बियोटिक एसोसिएशन उनके साथ बना लिया, और धीरे धीरे फिर वो परमानेंटली उन जो यूकैरियोटिक सेल्स थे उनके अंदर ही ये प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, परमानेंटली रहने लगे. Some aerobic bacteria evolved into the mitochondria of modern eukaryotes, and some photosynthetic cyanobacteria became the plastids, such as the chloroplast of green algae, the likely ancestors of modern plant cells. तो कह रहे हैं कि कुछ एरोबिक बैक्टीरिया तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो आज यूकैरियोटिक सेल में हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, वो हो सकता है कुछ बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया रहे हों. ओके, और कुछ फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया हो सकता है आज के टाइम के जो प्लास्टिड हैं वो साइनोबैक्टीरिया ही हों उस समय के, सच एज द क्लोरोप्लास्ट और ऑफ द ग्रीन एल्गी. तो ग्रीन एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट मिलता है वो हो सकता है कोई साइनोबैक्टीरिया रहा हो उस समय पे. द लाइकली एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न प्लांट्स. तो यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट थ्रू एंडोसिम्बियोसिस. तो एक फिगर दे रखा है, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी को इन्होंने शो कर रखा है यहाँ पे.
we can see the anaerobic metabolism is inefficient because fuel is not completely oxidized. तो जो anaerobic metabolism है वो इतना efficient नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या हुआ, एरोबिक बैक्टीरिया को इस सेल्स ने, जो यूकैरियोटिक सेल है, इसने एनगल्फ कर लिया और फिर ये एक एरोबिक यूकैरियोट बन गया. एंडोसिम्बियोटिक सिस्टम कैन नाउ कैरी आउट एरोबिक कैटाबॉलिज्म. सम बैक्टीरियल जीन्स मूव टू द न्यूक्लियस एंड द बैक्टीरियल एंडोसिम्बियंट बिकेम माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये जो बैक्टीरिया एनगल्फ किया था, इसके कुछ जीन्स न्यूक्लियस की तरफ मूव करके न्यूक्लियस के अंदर, और ये जो बैक्टीरिया था ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया. वहीं कुछ साइनोबैक्टीरिया फिर बाद में दोबारा एंगल्फ किए सेल ने, और जो कि लाइट एनर्जी को यूज़ कर सकते थे फॉर सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. तो इस तरह से इसके भी कुछ जीन्स, कुछ जो डीएनए है वो न्यूक्लियस मूव करके, और ये क्लोरोप्लास्ट आज के जो मिलते हैं प्लास्टिड हमें, वो बन गए. At some later stages of evolution, unicellular organisms found it advantageous to cluster together, thereby acquiring greater mobility, efficiency, or reproductive success than their free-living single-celled competitors. तो फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन की कुछ स्टेजेस में ऐसा हुआ कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे वो अगर क्लस्टर होकर साथ में रहें तो वो ज़्यादा एडवांटेजियस रहा उनके लिए, और उन्होंने इसी तरह से उन्हें फिर ज़्यादा मोबिलिटी, ज़्यादा एफिशिएंसी और रिप्रोडक्टिव सक्सेस में भी ज़्यादा उनको बेनिफिट्स रहे, अगर फ्री लिविंग जो सिंगल सेल्ड कंपेटिटर्स हैं उनके अपेक्षा अगर कंपेयर करें तो. नो फर्दर evolution of such clustered organisms led to permanent associations among individual cells and eventually to specialization within the colony, to cellular differentiation. तो फिर उसके बाद जो क्लस्टर थे ऑर्गेनिजम्स के वो परमानेंट हो गए, और जो इंडिविजुअल सेल्स थे वो स्पेशलाइज्ड कुछ उन्होंने रोल ले लिया कॉलोनी के अंदर. इसी तरह से सेलुलर डिफरेंशिएशन हुआ. ओके, नाउ द एडवांटेज ऑफ सेलुलर स्पेशलाइजेशन लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड हाईली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स. तो जो सेलुलर स्पेशलाइजेशन हुआ, इसकी वजह से जो मोर कॉम्प्लेक्स और हाईली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म बने, ये इसी तरह से ये इनकी तरह एक तरह से एडवांटेज की तरह काम किया है स्पेशलाइजेशन से. इन विच सम सेल्स कैरिड आउट द सेंसरी फंक्शंस, अदर्स द डाइजेस्टिव, फोटोसिंथेटिक और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस. तो ऐसे ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहे, इनमें जो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स ने सेंसरी फंक्शंस लिए, कुछ ने डाइजेस्टिव फंक्शन ले लिया, और तो कुछ ने फोटोसिंथेटिक फंक्शंस ले लिया, और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, और कुछ ने रिप्रोडक्टिव फंक्शन ले लिया. इसी तरह से पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए. नाउ मैनी मॉडर्न मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंटेन हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल टाइप्स, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ फंक्शन दैट सपोर्ट्स द एंटायर ऑर्गेनिज्म. तो आज के टाइम में अब जो मॉडर्न मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत तरह के हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में हम मिलते हैं, और उनका हर एक का अलग फंक्शन होता है जो कि उस ऑर्गेनिज्म को, पूरे ऑर्गेनिज्म को एक सपोर्ट करता है. The fundamental mechanisms that evolved early have been further refined and embellished through evolution. तो उसके बाद जो फंडामेंटल मैकेनिज्म्स हैं, जो फंडामेंटल प्रोसेस हैं सेल्स के, वो उनमें फर्दर रिफाइनमेंट आया है एवोल्यूशन के साथ साथ. The same basic structures and mechanisms that underlie the beating motion of cilia in paramecium and of flagella in Chlamydomonas are employed by the highly differentiated vertebrate sperm cell, for example. तो आज के टाइम पे जो एक बेसिक मैकेनिज्म हम देखते हैं सिलिया बीटिंग का पैरामीशियम के अंदर, या फिर फ्लैजिला की मूवमेंट का जो हमें कैलेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है, वही मैकेनिज्म को यूज करके आज एक स्पर्म भी अभी भी मूव करता है. तो कुछ मैकेनिज्म अभी भी बेसिक सेल्स के पास अभी भी प्रेजेंट है. नाउ मॉलिक्यूलर एनाटॉमी रिवील्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. तो जो मॉलिक्यूलर एनाटॉमी है किसी भी सेल की या ऑर्गेनिज्म की, वो भी हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताती है. नाउ दैट जीनोम्स कैन बी सीक्वेंस्ड रिलेटिवली क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली,
Biochemists have an enormously rich, ever-increasing treasury of information on the molecular anatomy of cells that they can use to analyze evolutionary relationships and refine evolutionary theory. तो क्योंकि आज के समय में जीनोम को सीक्वेंस करना बहुत आसान हो गया है, तो जो बायोकेमिस्ट हैं उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को, मॉलिक्यूलर एनाटॉमी की इंफॉर्मेशन को सेल की, उसको एनालाइज किया है और उन्होंने पाया है कि जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, जो एवोल्यूशनरी थ्योरी कहती है, वो और ज़्यादा रिफाइन होती जा रही हैं। हम और ज़्यादा एवोल्यूशन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं। Thus far, the molecular phylogeny derived from gene sequences is consistent with, but in many cases more precise than the classical phylogeny based on macroscopic structures. तो आज के टाइम में जो मॉलिकुलर फाइलोजेनी है वो किसके बेसिस पे होती है? जीन्स के सीक्वेंसेस के बेसिस पे होती है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है इन कंपैरिजन टू जो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, किसी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को देख के हम रिलेटेडनेस निकालते हैं, उसकी कंपैरिजन में जो जीन सीक्वेंस है उनको कंपेयर करके हम ज़्यादा एक्यूरेटली बता सकते हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस के बारे में या ऑर्गेनिजम्स के रिलेशन के बारे में। Although organisms have continuously diverged at the level of gross anatomy, at the molecular level the basic unity of life is readily apparent. तो हम देखेंगे कि जो एनाटॉमी के लेवल पे तो ऑर्गेनिज्म में बहुत हमें डाइवर्जेंस मिल जाएगा, बहुत वेरिएशन मिल जाएगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर यूनिटी है, मॉलिक्यूलर लेवल पे उन सब में एक ही जैसा मैकेनिज्म काम करता मिलता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड मैकेनिज्म्स आर रिमार्केबली सिमिलर फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म्स हैं वो चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म हो या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, उन सब में वो सिमिलर ही मिलते हैं। These similarities are most easily seen at the level of sequences. Earlier, either the DNA sequences that encode proteins or the protein sequences themselves. तो ये जो सिमिलरिटी हैं ये हमें सबसे आसानी से कहाँ पे देखने को मिल सकती हैं? सीक्वेंसेस के लेवल पे, चाहे वो डीएनए का सीक्वेंस हो जिससे प्रोटीन बनता है या फिर प्रोटीन का ही सीक्वेंस हो। When two genes share readily detectable sequence similarities, nucleotide sequence in DNA or amino acid sequence in the protein they encode, their sequences are said to be homologous and the proteins they encode are homologs. तो जब कोई दो जीन आपस में एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करती हैं डीएनए सीक्वेंस में या फिर अमाइनो एसिड सीक्वेंस में, जिससे वो जिस डीएनए से प्रोटीन बन रहा है उसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस भी सेम है, सिमिलर है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों जो प्रोटीन्स हैं या फिर जो दोनों जीन्स हैं, दे होमोलोगस हैं वो दोनों, और इनसे जो प्रोटीन बनते हैं ऐसे जीन्स हैं वो भी होमोलोग्स होते हैं। इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन न्यू स्ट्रक्चर्स, प्रोसेसेस और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स आर एक्वायर्ड, रिफ्लेक्शंस ऑफ द चेंजिंग जीनोम्स ऑफ द इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे एवोल्यूशन में भी, एवोल्यूशन के टाइम में बहुत सारे नए स्ट्रक्चर, नए प्रोसेस और बहुत सारे नए रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स एक्वायर हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म में, जिससे कि जीनोम के अंदर भी कैसे एवोल्यूशन हो रहा है ऑर्गेनिजम्स में। द जीनोम ऑफ सिंपल यूकैरियोट्स सच एज यीस्ट शुड हैव जीन्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर हम सिंपल यूकैरियोट्स की बात करें, जैसे यीस्ट है, उसके अंदर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने के लिए जीन्स होने चाहिए। जीन्स नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया और आर्किया, जो कि बैक्टीरिया और आर्किया में हमें नहीं मिलते क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। द जीनोम ऑफ एन इंसेक्ट शुड कंटेन जीन्स दैट एनकोड प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन स्पेसिफाइंग अ कैरेक्टरिस्टिक सेगमेंटेड बॉडी प्लान, जीन्स नॉट प्रेजेंट इन यीस्ट। वहीं अगर एक इंसेक्ट की बात करें तो उसमें ऐसे जीन्स मिलने चाहिए जो कि बॉडी प्लेन की जो सेगमेंट्स हैं उनको एनकोड करें, जो कि हमें ईस्ट में नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे तो नए नए करेक्टर और नए नए जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो एक्वायर होते गए हैं। Now the genomes of all vertebrate animals should share genes that specify the development of spinal column, and those of mammals should have a unique genes necessary for the development of placenta, a characteristics of mammals, and so on. तो हम अगर वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेट एनिमल्स की,
तो उनमें स्पाइनल कॉलम बनाने के लिए जीन्स होने चाहिए, जो कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते, जैसे इंसेक्ट में नहीं होता है। वहीं अगर मैमल्स की बात करें तो उसमें प्लेसेंटा डेवलपमेंट के लिए भी जीन्स होने चाहिए, जो कि हर वर्टिब्रेट में नहीं होते हैं, जो कि एक मैमल्स का ही कैरेक्टर है। So the comparisons of the whole genome of species in each phylum are leading to the identification of genes critical to fundamental evolutionary changes in body plan and development. तो हम अगर होल जीनोम, पूरे जीनोम को सीक्वेंसेस को हम स्पीसीज के कंपेयर करें तो हमें बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल जीन्स देखने को मिल रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जो कि फंडामेंटल एवोल्यूशनरी चेंजेस को बॉडी में जिनकी वजह से आया है। नाउ द फंक्शनल जीनोमिक्स शो द एलोकेशन ऑफ जीन्स टू स्पेसिफिक सेलुलर प्रोसेसेस। तो फंक्शनल जीनोमिक्स जो स्टडीज़ हैं वो हमें बताते हैं कि कौन से जीन्स किसी स्पेसिफिक सेलुलर प्रोसेस के लिए जिम्मेदार हैं। Now, when the sequence of a genome is fully determined and each gene is assigned a function, molecular geneticist can group genes according to the process. तो अगर सपोज किसी जीनोम के सारे जीन्स का सीक्वेंसेस को हम डिटरमाइन कर लें और उसमें हर जीन को एक फंक्शन हम बता पाएँ कि इस जीन का क्या फंक्शन है, तो जो मॉलिकुलर जेनेटिसिस्ट हैं वो बहुत सारे जीन्स को ग्रुप कर सकते हैं टुगेदर, एक मतलब यानी एक प्रोसेस में काम करने वाले मल्टीपल जीन्स को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे डीएनए सिंथेसिस में कौन से जीन्स काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में कौन से जीन्स काम करते हैं, एटीपी जनरेशन में कौन से जीन काम करते हैं, इसी तरह से अलग अलग फंक्शंस के लिए मल्टीपल जीन्स को ग्रुप कर सकते हैं, इन विच दे फंक्शन एंड दस फाइंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ जीनोम इज एलोकेटेड टू ईच ऑफ द सेल्स एक्टिविटीज़। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जीनोम का कितना फ्रैक्शन किसी एक सेल की एक्टिविटी के लिए एलोकेट किया गया है। द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ जीन्स इन इकोलाई, अरेबिडोप्सिस थैलियाना एंड होमो सेपियंस कंसिस्ट ऑफ दोज ऑफ अननोन फंक्शन। तो अभी भी जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ जीन है उनका फंक्शन हमें पता ही नहीं है, विच मेक अप मोर देन 40% ऑफ जीन्स इन ईच स्पीसीज। यानी 40% जीन्स ऐसे हैं जिनका हमें फंक्शन ही नहीं पता है। The genes encoding the transporters that move ions and small molecules across plasma membrane make up a significant proportion of the genes in all three species. तो वहीं जो बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं जो कि ट्रांसपोर्टर्स को कोड करते हैं, जो कि आयंस के मूवमेंट के लिए या स्मॉल मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए मेम्ब्रेन के आसपास भेजने के लिए जिनका रोल है, तो वो उनके सब बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन इन ट्रांसपोर्टर्स के लिए जीन्स का यूज होता है। मोर इन बैक्टीरियम एंड प्लांट देन इन मैमल्स। तो बैक्टीरिया और प्लांट्स में ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। लाइक 10% ऑफ द 4,400 जीन्स ऑफ इकोलाई, 8% ऑफ 27,000 जीन्स ऑफ अरेबिडोप्सिस थैलियाना एंड 4% ऑफ 20,000 जीन्स ऑफ होमो सेपियंस। नाउ genes then encode the proteins and RNA required for protein synthesis make up 3% to 4% of the E. coli genome. तो यानी केवल 3 से 4% ही जीन ऐसे हैं जिनसे RNA बनता है, फिर उसके बाद प्रोटीन बनता है। But in more complex cells, Arabidopsis thaliana, more genes are needed for targeting proteins to their final locations in the cell that then are needed to synthesize these proteins. तो यानी कोई प्रोटीन बना तो उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए इतने जीन्स की ज़रूरत नहीं होती है जितना कि उन प्रोटीन्स को जो बने हैं उनको सही जगह पे पहुंचाने के लिए जो मॉलिक्यूल चाहिए उसके लिए जो जीन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट। सो 6% ऑफ 2% ऑफ जीनोम रेस्पेक्टिवली, यानी 2% जीन ऐसे हैं जिनसे प्रोटीन बनेगा और 6% ऐसे हैं जिनसे वो प्रोटीन को सही जगह पहुंचाने वाले जीन्स हैं। इन जनरल, द मोर कॉम्प्लेक्स the organism, the greater the proportion of its genome that encodes genes involved in regulation of cellular processes, and the smaller the proportion dedicated to basic processes or housekeeping functions such as ATP generation and protein synthesis. तो ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा उतना ही उसके जीनोम का जो प्रपोर्शन है वो रेगुलेशन में यूज़ होगा। जो प्रोसेसेस, सेलुलर प्रोसेसेस और
जो सेल की प्रोसेसेस को रेगुलेट करने वाले हैं उनमें यूज होगा, और कम प्रोपोर्शन यूज होगा जो बेसिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए हाउसकीपिंग जीन्स जो होते हैं वो कम होंगे, जैसे एटीपी जनरेशन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, इसके लिए कम जीन्स होंगे। नाउ द हाउसकीपिंग जीन्स टिपिकली आर एक्सप्रेस्ड अंडर ऑल कंडीशंस एंड आर नॉट सब्जेक्टेड टू मच रेगुलेशन। तो हाउसकीपिंग जीन्स कौन से होते हैं जो कि हर कंडीशन में सेल के अंदर प्रेजेंट एक्सप्रेस होंगे ही होंगे और उनको बहुत ज़्यादा रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ द जीनोमिक कंपैरिजन हैव इंक्रीज्ड इम्पोर्टेंस इन मेडिसिन। तो हम अगर अब मेडिसिन मेडिकल एरिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जीनोमिक कंपैरिजन जो है उनका इम्पोर्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। कैसे? लार्ज स्केल स्टडीज इन विच अर्लियर जीनोमिक सीक्वेंसेस हैज बीन डिटरमाइंड for hundreds or thousands of people with cancer, type 2 diabetes, schizophrenia, or other diseases or conditions have allowed the identification of many genes in which mutations correlate with the medical conditions. तो यानी बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस में, जैसे कैंसर है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, शाइजोफ्रेनिया है, इन सारी कंडीशंस में जीनोम को सीक्वेंस करके हमें पता चल रहा है कि कौन से जीन हैं ऐसे जिनमें म्यूटेशन की वजह से ये बीमारियां हो रही हैं। Typically, sequence differences are found in a number of different genes, each of which makes a partial contribution to the predisposition to a given condition or disease. तो यानी जो 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 सीक्वेंसेस में डिफरेंस मिल रहा है हमें, वो ऐसे जीन्स के सीक्वेंसेस में डिफरेंस मिल रहा है जो उस कंडीशन में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। Each of those genes code for a protein that in principle might become the target for drugs to treat that condition. तो ये जो जीन्स है वो कोई ऐसा प्रोटीन बना रहे होते हैं जिससे वो डिजीज़ को सही करने के लिए हम टारगेट कर सकते हैं। We may expect that for some genetic diseases, palliatives will be replaced by cures, and that for disease susceptibilities associated with particular genetic marker, forewarning that and perhaps increased preventive measures will prevail. तो इस तरह से जैसे जैसे हम जेनेटिक स्टडीज़ कर रहे हैं जेनेटिक डिजीज़ की, तो जो जो कुछ बीमारियों का हम असर कम कर सकते थे या फिर उनका कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढते थे, उनको हम अब क्योर कर सकते हैं। और जेनेटिक मार्कर्स हम बहुत सारे जीन्स बीमारियों के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हम पहले से ही किसी बीमारी को होने से पहले ही उसको टारगेट कर सकें। टुडेज मेडिकल हिस्ट्री में बी रिप्लेस्ड बाय ए मेडिकल फॉरकास्ट। तो आज के टाइम में जिसको हम मेडिकल हिस्ट्री बोलते हैं, उसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के एनालिसिस से हम मेडिकल फॉरकास्ट से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो नाउ द समरी ऑफ पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 1। Occasional inheritable mutations yield organisms that are better suited for survival and reproduction in an ecological niche, and their progeny come to dominate the population in that niche. This process of mutation and the selection is the basis for the Darwinian evolution that led to from the first cell to all modern organisms. The large number of genes shared by all living organisms explains organisms' fundamental similarity. The components of the cell, first cell, may have been produced near hydrothermal vents at the bottom of sea, or by the action of lightning and high temperature on simple atmospheric molecules such as CO2 and NH3. The earliest cells may have been formed by the enclosure of a self-replicating RNA molecule within a membrane like lipid layer. The catalytic and genetic roles played by the early RNA genome were over time taken over by proteins and DNA respectively. Hydrothermal vents may have provided the oxidizable fuels like iron compounds for the first organisms. Eukaryotic cells require the capacity for photosynthesis and oxidative phosphorylation from endosymbiotic bacteria. In multicellular organisms, differentiated cell types specialized in one or more of the functions essential to the organism's survival. Now, detailed phylogenetic relationship can be determined from gene or protein sequences similarities between organisms. From knowledge of the role of proteins
encoded in the genome, scientists can approximate the proportion of genome dedicated to a specific process, such as membrane transport or protein synthesis. Knowledge of the complete genome sequences of organisms from different branches of phylogenetic tree provides insight into evolution and offers great opportunity in medicine. So with this, we have ended this chapter 1. And now we will start with chapter 2 of biochemistry. Till then, thank you.